कक्षा 11वीं कॉमर्स विषय लेखा शास्त्र का अध्याय 2 चल रहा था, लेखांकन सिद्धांत, जिसका आज हमारा थर्ड क्लास है। लेखांकन सिद्धांत चल रहा था जिसका आज हमारा थर्ड क्लास है। सेकंड क्लास में मैंने दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में बताया था कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या होता है और दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताओं के बारे में बताया था। आज हमारा दोहरा लेखा प्रणाली के गुण और दोष के बारे में पढ़ेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। कितने प्रकार के खाते हमारे प्रभावित होते हैं, उन खातों के अंतर्गत क्या-क्या चीजें शामिल होती है और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहला होता है दोहरा लेखा प्रणाली के गुण। दोहरा लेखा प्रणाली के गुण में सबसे पहला आता है लेखे की संपूर्ण जानकारी। दोहरा लेखा प्रणाली से जब हम दोहरा लेखा प्रणाली में अपनी पुस्तकों को दर्ज करते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली के नियम के अनुसार हम अपनी पुस्तकों को रखते हैं, तो उसमें संपूर्ण चीजों के बारे में पता चल जाता है। चीजों से मतलब है यहाँ पर संपूर्ण व्यवहारों के बारे में पता चल जाता है कि कोई भी व्यवहार हमसे छूटा तो नहीं है, इसकी संपूर्ण जानकारी हमको मिल जाती है। बोलता है इस प्रणाली के अंतर्गत सौदे से संबंधित दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है। इस प्रकार सौदे की संपूर्ण जानकारी लेखों में उपलब्ध हो जाती है। दूसरा पॉइंट बोलता है खातों का वर्गीकरण। मैंने बताया था कि दोहरा लेखा प्रणाली में जो खाते प्रभावित होते हैं, चाहे व्यक्तियों से संबंधित हो, संपत्तियों एवं पूंजियों से संबंधित हो या आय व्यय लाभ हानि से संबंधित हो, इसकी संपूर्ण जानकारी खातों के वर्गीकरण के अनुसार हमको क्या मिल जाती है, दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार हो जाती है। तीसरा बोलता है खातों की शुद्धता की जांच। दोहरा लेखा प्रणाली में जब हम लेखा पुस्तकें दर्ज करते हैं तो वो खातों की शुद्धता का प्रमाण होता है। अगला होता है जालसाजी पर नियंत्रण। कुछ प्रणाली में कुछ निश्चित वैज्ञानिक नियम के आधार पर सौदा, इस प्रणाली में कुछ निश्चित वैज्ञानिक नियमों के आधार पर सौदों का लेखांकन किया जाता है। फलस्वरूप जालसाजी, छल कपट आदि के आंशिकों को कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। उसके बाद आता है प्रबंध कार्य के लिए उपयोगी लाभ का ज्ञान, आर्थिक नीति का ज्ञान, तुलनात्मक अध्ययन संभव, समाज संयोजन में सुविधा और लोचदा। ठीक, आर्थिक स्थिति का ज्ञान। आर्थिक स्थिति का ज्ञान अर्थात दोहरा लेखा प्रणाली में जब हम अपनी पुस्तकों को दर्ज करते हैं, पुस्तकों में जब लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है कि व्यवसाय की स्थिति कैसी, किस प्रकार के व्यवहार हमारे व्यवसाय जगत में हो रहे हैं, किस प्रकार के लेन देनों के माध्यम से हमें लाभ या हानि की स्थिति हो रही है। उसके बाद आता है तुलनात्मक अध्ययन संभव। तुलनात्मक अध्ययन संभव इस प्रणाली के अनुसार अंतिम खाते तैयार किए जाने से चिट्ठे के आधार पर हम दूसरे व्यवसाय की तुलना कर सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन भावी योजनाओं तैयार करने में सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है समायोजन में सुविधा। इस प्रणाली के अंतिम खाते तैयार करते समय छोटे व्यवहार लिखना, अपूर्ण लेखा पूर्ण करना, त्रुटियों को सुधारना, ये सब चीज दोहरा लेखा प्रणाली से संभव हो जाता है। उसके बाद आता है दोहरा लेखा प्रणाली के दोष। छोटे व अशिक्षित व्यापारियों के लिए अनुपयोगी, क्योंकि यह जो प्रणाली है वो बड़े बड़े व्यवसाय के लिए अच्छा है, किंतु छोटे व्यापारी इसके लिए उपयोग नहीं करते, वो केवल एकल प्रणाली प्रविष्टि को उपयोग करते हैं। अधिक खर्चीला। अधिक खर्चीला क्योंकि ये दोहरा लेखा प्रणाली है, यह अधिक खर्चीला होता है। सीमित पूंजी वाले व्यापार के लिए प्रचलित खर्चीला सिद्ध होता है, क्योंकि यह प्रणाली के अनुसार लेखा के दक्ष कर्मियों की पर्याप्त वेतन देना पड़ता है। क्योंकि जो दोहरा लेखा प्रणाली, जो अकाउंटेंट होगा वो अच्छा पढ़ा लिखा होगा, जिसको दोहरा लेखा प्रणाली के सभी नियमों को पता होगा, तो उनको यदि आप अपने व्यापार में रखोगे तो उसको वेतन देना पड़ेगा और अच्छी खासा वेतन पारिश्रमिक देना पड़ेगा, इसलिए ये अधिक खर्चीला। नियमों का क्रियाशील में कठिनाई। इस प्रणाली के अनुसार नियम का पता होना जरूरी है कि किन खातों को डेबिट और किस नियम से डेबिट करना है, किस खातों को क्रेडिट तो किस नियम से क्रेडिट करना है। अगर इसमें अगर कुछ गलती हो गया तो आपका पूरा का पूरा स्थिति क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला बोलता है दीर्घक्रम। इस प्रणाली के अनुसार व्यापारिक परिणामों को प्राप्त करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया के अनुसरण करना पड़ता है। अर्थात दोहरा लेखा प्रणाली जब हम लोग अपनाते हैं तो दोहरा लेखा प्रणाली से हम लोगों को सबसे पहले जर्नल बनाना पड़ता है। जर्नल बनाने के बाद हमको खाता बही बनाना पड़ता है। खाता बही के बाद हमको तलपट बनाना पड़ेगा और तलपट बनाने के बाद हमको अंतिम खाता बनाना पड़ेगा। अंतिम खाते में हम क्या बनाते हैं,
चिट्ठा। तो सोचो इतनी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, मतलब कितना समय लगेगा। तो ये दीर्घकाल है, दीर्घकाल है जिसको बोला जाता है। भ्रामक निष्कर्ष की आशंका, इस प्रणाली के अनुसार नियमों का पूर्णतः पालन किया जाना आवश्यक है। नियमों के पालन में होने जाने छोटी छोटी भूल भ्रामक निष्कर्ष की आशंका पैदा कर सकती है। ठीक है, अगर आप दोहरा रेखा प्रणाली से लिख रहे हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो उस गड़बड़ी में हमको भ्रामक मतलब आशंका पैदा हो जाए। जैसे कि बता रहा हूं, राम के स्थान पर हम श्याम लिख दिए, या 100 के स्थान पर हम 1000 लिख दिए, हो गया गलती। तो ये छोटी छोटी गलतियां, किंतु ये छोटी छोटी गलतियां अंतिम खाता बनाने के समय में हमको बहुत कठिनाई या समस्या पैदा कर सकती है। तो इस प्रकार दोहरा लेखा प्रणाली में संपूर्ण जानकारी, दोहरा लेखा प्रणाली के संपूर्ण नियम को प्राप्त करना जरूरी होता है। उसके बाद आता है त्रुटियों का पता लगाना कठिन, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली में त्रुटियों का पता लगाना बहुत ही कठिन होता है। बहुत कारण अगर छूट गया, मान लो यदि मैं बोला ना अभी कि अगर आपको 100 लिखना था, आप 1000 लिख दिए, तो ऐसी स्थिति में जो 100 रुपए है उसकी एंट्री आपको हो गई, आपका तलपट भी बराबर हो गया, अंतिम खाते भी बना दिए, किंतु बाद में पता चला। या ऐसा भी होता है कि ये पता नहीं चलता है, क्योंकि जो पक्ष हम 100 रुपए डेबिट किए हैं, तो 100 रुपए हम क्रेडिट भी किए होंगे। तो अमाउंट तो दोनों तरफ बराबर है। अगर यहाँ पर 10 रुपए लिखते तब पता चलता कि हाँ 90 रुपए का अंतर है, किंतु यहाँ पर भी तो हम 100 ही लिखे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों में यदि कोई गड़बड़ी हो जाती है या कुछ भ्रम पैदा हो जाता है, तो इसको खोजना या इसकी समस्या का समाधान करना बहुत कठिन हो जाता है। उसके बाद आता है दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत, प्रमुख सिद्धांत। पहला, दो पक्षों पर प्रभाव, दो प्रकार का प्रभाव, विपरीत पक्षों पर प्रभाव, है ना। इसको आप लोग पढ़ लें, मैं खातों का वर्गीकरण पढ़ा रहा हूं। खातों का वर्गीकरण। खाते हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट व्यक्तिगत खाता। ठीक, अब व्यक्तिगत खाता क्या होता है? व्यक्ति या व्यक्ति की प्रतिनिधित्व करने वाला खाता व्यक्तिगत खाता कहलाता है। जो व्यक्ति या तो व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करे उसको बोला जाता है व्यक्तिगत खाता, जिसमें राम, श्याम, मोहन या, ठीक। उसके बाद इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है ना, जैसे राम, श्याम, मोहन, है ना। तो इस खाते के 3 भाग होते हैं। पहला होता है स्वाभाविक व्यक्ति, इसको यहां पर नहीं लिखते हैं। स्वाभाविक व्यक्ति, जिसमें राम, श्याम और मोहन आते हैं, ठीक। दूसरा होता है कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति जिसमें बैंक, बीमा, कंपनी, ये सब आते हैं। और तीसरा होता है प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि व्यक्ति, ठीक, जिसमें हमारा आता है पूंजी खाता और आहरण खाता, ठीक है। स्वामित्व व्यक्ति, स्वाभाविक व्यक्ति, वह व्यक्ति जो स्वभाव से ही व्यक्ति है, जैसे राम, श्याम, मोहन जो व्यक्ति से संबंधित है। कृत्रिम व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति मतलब होता है
जो वास्तव में व्यक्ति ना होकर फिर भी उसके अस्तित्व को व्यक्ति के रूप में स्वीकारा गया हो। वास्तव में वो व्यक्ति नहीं है किंतु फिर भी उसके अस्तित्व को क्या माना गया हो, व्यक्ति माना गया हो, उसको कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण भारत माता, आप लोगों ने तो देखा कि भारत माता है या पिता है, नहीं, लेकिन फिर भी भारत को एक स्त्री के रूप में, माता के रूप में पूछते हैं, तो उसको इस प्रकार धारणा को कृत्रिम बोला जाता है, जो वास्तव में नहीं है किंतु फिर भी उसको वास्तविक व्यक्ति के रूप में स्वीकारा गया है। जैसे बीमा बैंक, कंपनियां, फॉर्म। प्रतिनिधित्व व्यक्ति, जो व्यक्ति नहीं है लेकिन वह किसी व्यक्ति का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, उसके बारे में बताता है, जिसमें पूंजी खाता और आरंभ खाता होता है। उसके बाद आता है दूसरा वास्तविक खाता। वास्तविक खाता वह खाता होता है जो वास्तव में, जिसका उपयोग वास्तव में, या तो ये बोल सकते हैं वह खाता जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं अपने दैनिक जीवन में या अपने व्यवसाय जगत में उपयोग करते हैं। इसका उदाहरण दे रहा हूं, जैसे संपत्ति, रोकड़, है ना, ख्याति। ठीक, और तीसरा होता है अवास्तविक खाता, जिसमें लाभ, हानि, किराया, ब्याज, ये सब। ठीक, वास्तविक और अवास्तविक। देखिए, वास्तविक खाता जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे संपत्तियां, है ना, भवन, देनदार, ये सब क्या है, वास्तविक संपत्ति, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और व्यवसाय जगत में उपयोग करते हैं। अवास्तविक, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी इसका उपयोग करते हैं, जैसे लाभ, हानि, किराया। किराया आप देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते। किराया देखा किसी ने, नहीं, किसी, हम उसको मानते हैं, जानते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका उदाहरण, इसको मैं पढ़ देता हूं, आप सुनिए। स्वाभाविक व्यक्ति खाता, वह स्वभाव और प्रकृति व्यक्ति के नाम से संबंधित किए जाते हैं, जैसे राम खाता, गणेश खाता, कृष्णा का खाता, है ना। दूसरा आता है कृत्रिम व्यक्ति खाता। कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, कानून द्वारा निर्मित व्यक्ति से संबंधित खाते को कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। वास्तव में व्यक्ति प्राकृतिक नहीं अपितु कानून की दृष्टि में इसको व्यक्ति माना गया है। ये कानून की दृष्टि में व्यक्ति है किंतु ये वास्तव में व्यक्ति नहीं, जैसे फर्म, कंपनी, बीमा बैंक आदि। प्रतिनिधित्व व्यक्ति खाता, व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधि व्यक्ति खाता है, जिसमें पूंजी खाता, आनंद खाता आदि सम्मिलित है। ठीक, उसके बाद आता है वास्तविक या अव्यक्तिगत खाता। इसको क्या बोला जाता है, अव्यक्तिगत खाता या वास्तविक खाता। वस्तु, संपत्ति तथा अन्य आय, लाभ, हानि से संबंधित बतौर देने वाले खाते अव्यक्तिगत खाता कहलाता है, जिसमें दो पक्ष होते हैं, एक होता है वास्तविक और एक होता है अवास्तविक। तो पहला होता है वास्तविक खाता, जो खाते वस्तु, गैर संपत्तियों से संबंधित होते हैं, वास्तविक खाते कहलाते हैं। वस्तु खाते को व्यापार में माल वस्तु से संबंधित खाते को शामिल किया जाता है, जैसे क्रय खाता, विक्रय खाता, क्रय विक्रय वापसी खाता, है ना। यह दो प्रकार के होते हैं, दृश्य और अदृश्य। दृश्य में आता है वह खाता जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसमें संपत्ति, रोकड़, फर्नीचर, माल, ये सब दृश्य में आते हैं। और अदृश्य, अदृश्य का मतलब होता है संपत्ति तो है किंतु हम उसको देख नहीं सकते, जैसे ख्याति, ये संपत्ति है किंतु हम इसको देख नहीं सकते। उसके बाद आता है अवास्तविक या नाममात्र खाता, जिसको अवास्तविक या नाममात्र खाता बोला जाता है। व्यापार में आय, व्यय, लाभ, हानि बतौर देने वाले खाते को अवास्तविक या नाममात्र खाता कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा समझने के लिए बोल सकते हो, ऐसे खाते जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम अपने व्यवसाय में यूज करते हैं, जैसे किराया, ब्याज, इसको देख सकते हो क्या, नहीं, लेकिन फिर भी यूज करते हो, उसको बोला जाता है। तो इसकी सूची बना हुआ है,
ठीक है, सूची बनाए, जैसे व्यक्तिगत खाते में कौन कौन से आते हैं, वास्तविक खाते में क्या क्या आते हैं और नाम मात्र खाते में क्या क्या आता है। उसके बाद आता है दोहरा लेखा प्रणाली के प्रथम चरण, जिसमें सबसे पहला आता है प्रारंभिक लेखा। जब हम दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार जब हम अपनी पुस्तकों को रखते हैं तब उसको किस प्रकार लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। तो सबसे पहला आता है प्रथम चरण। प्रथम चरण में हम लोग जनरल बनाते हैं। तो जनरल में जैसे हम लोगों ने लेखा किया, ठीक, इसको डेबिट कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। उसके बाद खातों का वर्गीकरण करते हैं। खातों का वर्गीकरण मतलब ये कौन सा खाता है और ये कौन सा खाता है, और उसके बाद इसका हम क्या लिखते हैं, सारांश लिखते हैं। ठीक है, लास्ट में अंतिम खाते बनाते हैं। तो हम लोग जब खातों का वर्गीकरण, जब हम लोग खातों को बनाते हैं या दोहरा लेखा प्रणाली के नियम से, तो ये बोल सकते हो सबसे पहले हम लोग जनरल बनाते हैं। जनरल बनाने के बाद खाता बही, खाता बही, फिर तलपट और लास्ट में हम लोग क्या बनाते हैं, अंतिम खाता। ठीक, तो इस प्रकार हमारा व्यवसाय में जो हमारे क्रियाएं होती है दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार, जनरल, खाता बही, तलपट और अंतिम खाते, ये हमारे खातों के प्रणाली का चरण होता है। इसी के माध्यम से हम अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाते हैं। ठीक, तो जितना मैंने बताया क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्ड क्लास में नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, जिसका नाम है व्यवसायिक सौदों में लेखांकन, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे, अर्थात सवाल के क्वेश्चन बनाएंगे कि क्या करने से कौन सी चीज उत्पन्न होती है, किस प्रकार हमारे व्यवसाय में संपत्तियों का उपयोग होता है, दायित्वों का उपयोग होता है, पूंजी में कमी या वृद्धि किस प्रकार होती है। ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और वो कम से कम 5 से 6 क्लास में जाएगा। ठीक है, 3 या 4 क्लास में प्रैक्टिकल जाएगा, 4 से 5 क्लास में, और 2 क्लास में थ्योरी जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ये चैप्टर हमारा जो खत्म हुआ है आज, लेखांकन सिद्धांत, इसका जो थर्ड क्लास था, इसके साथ में इसका क्वेश्चन आंसर भेजूंगा। आप इसका क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में दर्ज करेंगे। ठीक है, और जल्दी से जल्दी इसके क्वेश्चन आंसर को आप अपनी कॉपी में दर्ज करेंगे, लिखेंगे और बनाएंगे। और थर्ड क्लास में मैंने जितना बताया दोहरा लेखा प्रणाली से संबंधित, खातों के वर्गीकरण से संबंधित कि व्यक्तिगत खाता क्या है, वास्तविक खाता क्या है और अवास्तविक खाता क्या है, इसका पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे। यदि इसमें कोई डाउट रहता है या इसकी समझ में नहीं आता तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछेंगे, मैं इसको एक बार और क्लियर करा दूंगा। क्लियर है, तो जितना मैंने समझाया उतना समझ में आ गया। बाकी इसका पैराग्राफ आप जरूर रीड करेंगे। पैराग्राफ अगर रीड नहीं करोगे तो एग्जेक्टिव क्वेश्चन, खाली स्थान या सही गलत जो छोटे छोटे 1 नंबर के प्रश्न होते हैं वो आपसे नहीं बनेंगे। तो कम से कम इसके पैराग्राफ रीड करेंगे जो मैंने समझाया कि दृश्य अदृश्य संपत्तियां क्या होती है ना, नाम मात्र या अवास्तविक क्या होता है, स्वाभाविक खाता क्या होता है, कृत्रिम खाता और प्रतिनिधित्व खाता। इसका पैराग्राफ आप जरूर रीड करेंगे। तो जितना मैंने बताया उतना क्लियर